नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपने देखा होगा थंब इम्प्रेशन में मैंने कहा है, ये कंपनी जो एजुकेशन सेक्टर की कंपनी है जिसका नाम है वेरांडा। और वेरांडा जो कि एजुकेशन के अंदर देखने को मिलती है, जहाँ पे हाइलाइट्स की बात करती है। इनके पास करीब करीब 200 सेंटर्स हैं। और 200 सेंटर के अलावा यहाँ पे बात करते हैं करीब 25 प्लस इनके पास सब्सिडरीज और उनकी पार्टनर्स कंपनी है। साथ में कहते हैं कि 40 साल का एक्सपीरियंस है, बचपन से 55 तक को हुनर सिखाने को लेकर के, चाहे बात करें एजुकेशन की प्रोवाइड करने को लेकर के। तो आज एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी के ऊपर ही हम एजुकेशन कर रहे हैं। एक स्टॉक एनालिसिस की टाइप पे इसको लर्निंग करेंगे कि आखिर इस कंपनी में जो मार्केट के जिस हिसाब से ब्रांड्स इनके पास है, ढेर सारे ब्रांड्स हैं खासकर एजुकेशन सेक्टर के अंदर। तो क्या ये मार्केट में उसी हिसाब से कामकाज करती है कि नहीं करती, जहाँ पे पार्टनरशिप की बात करती है कि आईआईएम तक इनके पार्टनर्स हैं कुछ कामकाज को लेकर के, जहाँ पे फ्यूचर स्किल की बात करती है, तमिलनाडु डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट की बात करती है, नेस कॉम की बात करती नजर आती है। ऐसे आईआईएम का नाम भी निकल के आती है। तो आज हमने इसी स्टॉक में जानने वाले हैं आईआईएम के बारे में, और इस कंपनी को लेकर के आखिर मार्केट की पकड़ क्या है इस स्टॉक को लेकर के, जहां पे कई दिनों से लगातार कुछ जंप का सिलसिला चलता नजर आता है। यदि आपने इसमें पैसे अच्छे खासे लगा रखे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अच्छी बात है, चलिए। क्योंकि इसकी चार्ट में पिछले कुछ दिनों से जो एक बॉटम पे आके अटकी थी, उस बॉटम के प्राइस से मार्केट ने एक लंबी सी उछाल करती नजर आई। और यहाँ बॉटम से लेकर के हाई तक की बात करें तो स्विंग में लगता है नियरली करीब करीब कह सकते हैं, जो उस टाइम पे प्राइस 147 था और आज के टाइम में ये नियरली डबल के आसपास, 147 से डबल, ढाई गुने के आसपास की पकड़ गई की मार्केट। तो चलिए ऐसी तरह के स्टॉक की जानकारी लेते हैं। आखिर फंडामेंटल जो लगातार गिरती हुई थी चार्ट में, तो यहाँ पे एकाएक चलने कैसे लगी। और चार्ट में ये भी देखने को मिलता है, जो वॉल्यूम जब भी मार्केट में आई है ना अच्छी खासी, उस, उस दिन से मार्केट के क्या लगती है, एक ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली होती है। जहाँ पे बिकवाली का प्रेशर भी था, वॉल्यूम के बेसिस पे ही था। जबकि कंपनी कहती है वेदांता लर्निंग को लेकर के, जो आईएएस तक की एजुकेशन प्रोवाइड करती है। ढेर सारा ब्रांड, जैसे जितना भी ब्रांड शायद लेंगे, शायद इनकी ब्रांड कम पड़ जाएगा। चाहे सिक्स फेज की बात करें, या फिर वेरांडा रेस की बात करें, वेरांडा आईएएस की बात करें, हायर एजुकेशन की बात करें, फायर की बात करें, टैलेंट्स एकेडमी एंड पब्लिकेशन की भाई बात क्यों नहीं करें, साथ में जे के शाह एंड कंपनी, जे के शाह एंड क्लासेस की बात करें, ये सब के सब इनके सब्सिडरी और इनके पार्टनर्स की लिस्ट में। जिस कंपनी में ये देखा जा रहा है फिलहाल प्राइस टू बुक वैल्यू करीब करीब 6 गुने के आसपास पहुंचा है, जो 54 रुपए के बुक वैल्यू के साथ इंटरेंसिक वैल्यू सेलेंट बैठी है। किसको? क्योंकि इसका कंपनी नुकसान में है। जो कंपनी, मुझे कई बार कुछ ऐसे सवाल मन में आ जाती है, कई बार समझने के लिए समझ नहीं पाता हूँ। आप दोस्तों, आप लोग कहीं समझ पाए तो मुझे प्लीज बताना, क्योंकि हम कई बार कुछ समझ नहीं पाते हैं एज ए लर्नर ऑल्सो। और इसको डिटेल समझने के लिए आपसे मुझे हेल्प की जरूरत होती रहती है। देखिए, जो कंपनी कहती है कि हमारे पास ब्रांड्स की कमी नहीं है, इनके इतने सारे ब्रांड्स हैं, 200 सेंटर्स है, तो फॉर एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे मन मुताबिक आप पैसा वसूल कर सकते हैं अपने स्टूडेंट को लुभावने को लेकर के, या अट्रैक्शन और कुछ और जितने भी बातें कहें वो सब कम ही पड़ जाती है। तो यहाँ पर कंपनी में आखिर नुकसान का कारण क्या है, जिसकी बेसिस पे आईपीएस कहता है कि निगेटिव 12 रुपए का, क्योंकि फेस वैल्यू है 10 का, तो 10 के पीछे 12.5 रुपए का क्या कहता है, लॉस हो गया पर शेयर का। इसी कारण यहाँ पे जो भीड़ है ना, बेसिकली ये, जैसे वो कहते हैं ना, अभी रिसेंटली बात आई थी ना, बेसमेंट में पानी घुस गया था दिल्ली के अंदर, और राजेंद्र नगर में, और काफी सारे बच्चे उसमें शायद फंस गए थे। यहाँ क्या बेसमेंट वाली बात है क्या? ईपीएस कहता है बेसमेंट में है। जिस बेसमेंट की वजह से यहाँ पे भीड़ का पता ही नहीं चल रहा, तो आखिर भीड़ कितने की है, जिसकी वजह से करंट प्राइस ये कहता है। तो आरओसी कहती है नेगेटिव में, आरओई कहती है नेगेटिव में। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। और हायर टू हायर की बात करें तो ये 337 को टच करके थोड़ी सी हल्की निकली है। मतलब कह सकते हैं कि अपनी हायर को टच करके थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, फिर से टच करने के लिए
तैयार होती नजर आती है, ये हमेशा ऑफसेट होती नजर आती है। जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कहती है 7 करोड़ 14 लाख का, और प्रमोटर की होल्डिंग करीब करीब 54 लाख का। मार्केट को कैप करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 2400-2500 करोड़ के आसपास की पहुंचती हुई मार्केट नजर आती है। अब एक यहाँ पे डिमेरिट है, जो डिमेरिट क्या कहती है जो प्लेस की बात, करीब 36% की होल्डिंग, इस 54% की होल्डिंग में अपनी जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने हेज प्लेस करके रखा। अब आती हैं इस ईपीएस के पीछे कारण को जानेंगे, क्योंकि जो बेसमेंट की बात है, जहां पे भीड़ की कुछ अंदाजा नहीं है, जहां पे इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों में भीड़ कहती है करीब 72 गुने की, तो यहाँ पे भीड़ कई गुने ज्यादा है, लेकिन भीड़ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि एक फॉर्मूला इनका निगेटिव में शो करता है। इसलिए हमने कहा कि बेसमेंट का यूज किया। अब यहाँ पे देखें क्या इसके पीछे डेट टू इक्विटी रेशियो का हाथ है या करंट रेशियो का हाथ है। क्यों है? क्योंकि एक वो पार्ट है जो कि लोन की इंटरेस्ट की बर्डन की वजह से पीएल को कम करता है, प्रॉफिट को कम करता है एक्सपेंसेस बुक करके, और एक वो पार्ट है जो कि सेल्स को जनरेट करता है, और उसमें उधार सेल्स के बेसिस पे इसको क्या दिखाता है, इसको इम्पैक्ट हिट करता है। इन दोनों एस्पेक्ट को जानेंगे, क्योंकि एक जगह पे जरूरत है रिकन्सिलेशन की, इस पार्ट को लेकर के, और इस पार्ट को जानना जरूरी है, उधार में रिस्क क्या कहता है। इसीलिए हम जानते हैं R2R की फॉर्मूलाज क्या, रिस्क टू रिकन्सिलेशन पर चर्चा करेंगे। इसके बाद एक और फैक्टर देखेंगे, क्या ये यहाँ पे प्राइस जो है, प्राइस क्या सस्टेनेबिलिटी के साथ कामकाज कर रही है या नहीं कर रही है, इसके भी लिए आकलन करेंगे, क्योंकि ये हायर को टच करके थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग। कंपनी 2018 में बनी थी, और इतना ही नहीं, बिजनेस इज ऑफरिंग द डाइवर्सिफाइड एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग सॉल्यूशन इन द ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड। इसके अलावा की बात करें तो ऑफलाइन ब्रांड इन द फॉर्मेट इज द लर्नर enrolled in with their course through the, जो कि मल्टीट्यूड्स विद द कैरियर डीलिंग, अलग अलग काम के ओरिएंटेड कोर्स भी कराती है, शॉर्ट टर्म कोर्स कराती है, स्किल डेवलपमेंट का काम काज करती है। हमने क्या कहा, जो स्किल डेवलपमेंट से लेकर के आपको आईएएस बनाने तक का काम करती है। प्रोफेशनल कोर्स की बात करें, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड कोर्स भी कराती है, सारे के सारे ई स्किलिंग का भी काम, री स्किलिंग कोर्स भी कराती नजर आती है। तो चलिए इसी कोर्स वाले कंपनी के ऊपर हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। क्या करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे जो डेटा निकल के आती है समरी डेटा, इसके पीछे एक एक एक्सपेक्ट को देखेंगे, तो आखिर इसके पीछे की कुछ वजह क्या है, और ये यहाँ पे क्या क्या नजर आती है जो बेसमेंट में चल। जहाँ पे पियर्स की तरफ देखें नजर डाल के, तो कहते हैं कि वेरांडा के साथ साथ शांति एजुकेशंस हैं, कैरियर पॉइंट्स हैं, इसके अलावा ढेर सारी कंपनीज हैं जो कि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कामकाज करती है। जहाँ पे भीड़ की बात करें किसी स्टॉक में, तो लगता है कि पीई के बेसिस पे किसी स्टॉक में भीड़ है, उसका नाम है ये, और नाम है उसका वेंटेज वेंटेज नॉलेज, जहाँ पे 504 गुने की भीड़ है। जितने भी अर्निंग कर रहा है, मतलब जितनी क्वालिटी है इनकी प्रॉफिट का, उसका 504 गुने की भीड़ है, जिसकी वजह से प्राइस कितनी कहती है, 71 रुपए का प्राइस कहता है। और यहाँ पे भी करीब एक कंपनी है जिसका नाम है शांति, उसमें करीब करीब 541 गुने की भीड़ है, और मार्केट की प्राइस कहती है 121 का। और ये आकलन भी हम जरूर समझने का प्रयास करेंगे, अगले सीरीज में हम इसको भी समझेंगे, इन दोनों कंपनी को आखिर यहाँ पे क्या बड़ी रैली है, क्या डिमांड है, अर्थात डिमांड के पीछे कारण क्या है, ये भी हम जानेंगे। आइए जानते हैं एक नजर इन द पार्ट ऑफ द कंपनी को, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एक एक एस्पेक्ट को क्या। जहाँ पे रिजल्ट में देखा गया कंपनी को लेकर के, जो कहती है नियरली जून टू जून का आकलन करेंगे, तो यहाँ पे देखने को आती है ईयर ऑफ ईयर बेसिस पे 70 करोड़ के आसपास से 119 करोड़ हो जाती है, मतलब लगातार क्या कहते हैं इंक्रीमेंट जंप है। और नए सेशन के चालू हुए हो गए ना, और मार्च में भी देखने को मिला था कि 103 करोड़ से 119 करोड़ होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6% से सीधे जंप करके 17% चली जाती है। प्रॉफिट की आकलन करें तो प्रॉफिट करीब 19 करोड़ के आसपास नुकसान में थी, जो लगातार कंपनी नुकसान में थी, और अभी भी नुकसान में ही है। आखिर क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा वजह है,
वजह ये है, यहाँ पे देखिए, इन चीजों को समझिए। कंपनी 2 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़, 30 करोड़ क्या कर रखी है? इंटरेस्ट का वर्डन है। जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रॉफिट को कम मिलेगा, कम आकलन मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट कम दिख रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। चलिए इसका भी हम परसेंटेज देख लेते हैं। परसेंटेज इसके बारे में क्या है? परसेंटेज के बारे में कहती है, जो नियरली यहाँ पे देखा जा सकता है, जो क्या हो रहा है, जो वाई वाई में 72% की सम थी रिवेन्यू के अंदर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करीब 48-45% के आसपास, नेट इनकम सोर्स जो नेगेटिव 38%, नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब 20% के साथ, और इविटा की बात करें तो 500% की उछाल के साथ मार्केट में कारोबार करती नजर आई है। चलिए अगले कड़ी की तरफ चलें, आखिर इसके बारे में और क्या। यहाँ पे उछाल की बात ये करती है इविटा में, जो क्या पता है, इविटा की 500% की बात क्यों कि वो भी नेगेटिव था और ये भी नेगेटिव है। कब यहाँ आकलन देखिए क्यों, कैसे, कितना परसेंट कहती है? 501%। देखिए अब आते हैं ईयरली आंकलन। आखिर ईयरली बेसिस में कंपनी का क्या प्लान है? तो सेल्स को लेकर के मैनेजमेंट ने परफॉर्मेंस करती है, और ये लगातार, जो किसी जमाने में 3 करोड़ के आसपास हुआ करता था, आजकल 363 करोड़ का पहुंच गया, और लास्ट 12 महीने में 412 करोड़ का, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो लगातार नुकसान में थी, वो इंक्रीज होके अच्छी पोजीशन में 15%, लास्ट 12 महीने में 17%। प्रॉफिट के आकलन देखें तो करीब 76 करोड़ के आसपास तभी नुकसान था, लास्ट 12 महीने में भी करीब करीब 82 करोड़ का नुकसान बुक किया नजर आता है, जिसकी वजह से ईपीएस निकल के करीब 12 निगेटिव में आती है। और यहाँ पे जो कंपनी के पास नुकसान था, वो भी नुकसान यहाँ भी बरकरार रखा था, वो भी करीब 25 करोड़। इसके हिसाब से यदि देखें यहाँ पे परसेंटेज को, तो रिवेन्यू में साल दर साल में 124% की सम्प होती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में करीब 33%, और नेट इनकम में करीब न्यूट्रल के आसपास रहती है। ओवरऑल देखा जाए तो नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब 55% बढ़ती है, और ईविटा में करीब 166% की उछाल दर्ज करती है। आइए इस प्रॉफिट आकलन को, जो प्रॉफिट उन्होंने बुक किया है, क्योंकि इसमें हमने दो फैक्टर, एक मेन फैक्टर को देखा था, जो क्या किया था, इसमें इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था, जहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे इस चीज को लेकर के, जो यहाँ पे इस बारे में जानेंगे, जो कि कहता है R2R की चर्चा। चलिए इसके लिए मैं बैलेंस शीट जानना पड़ेगा, तो बैलेंस शीट के फिगर पे चलते हैं और जानते हैं। जहां बोरोइंग्स को पार्ट को लेकर कंपनी ने लगातार, जो बोरोइंग्स 7 करोड़ था वो 203 करोड़ होता है, 306 करोड़ होता है, और लास्ट ईयर में 24 की बात करें मार्च तक में, तो 583 करोड़ हो जाता है। और यदि कंपनी ने अभी जून वाला डेटा अपडेट किया है, उसमें यदि उन्होंने बैलेंस शीट फिगर को अपडेटेड किया होगा, तो उसका भी हम एक नज़र चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, आखिर उसके बाद इसमें क्या कितनी की फेरबदल हुई है, उतार चढ़ाव देखने को मिला। इसके अलावा की बात करूं, अब सवाल उठता है, ये सवाल है, जो आखिर उन्होंने जो फंड को रेज किया, जो 200 करीब करीब कह सकते हैं, 267 करोड़ का, 267 करोड़ का यहाँ जो फंड उन्होंने रेज किया, इसके पीछे उन्होंने यूज क्या किया? क्योंकि हमारे पास एक सवाल हमेशा रहता है, और हम इसको हमेशा समझने की रत में रहते हैं कि इनका यूटिलाइजेशन क्या इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं, या अपनी बिजनेस को डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, जिसमें फिक्स एसेट्स की पार्ट डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे सीधे सीधे समझ में आती है, इनकी फिक्स एसेट्स पार्ट में लगातार इंक्रीज होती है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा मार्केट में कुछ उधार भी पड़ा हुआ है, तो कहती है हम चेक कर लेते हैं उधार को लेकर के। जो एजुकेशन सेक्टर की कंपनियां हैं, उसका उधार भी पड़ा हुआ है। उधार की बात करें तो बच्चे शायद पैसा नहीं दिए हैं, बच्चे 40 करोड़ पैसा रखे हुए हैं। अब जब 40 करोड़ के पैसे बच्चे के पास हैं, तो सोचने वाली बात यहाँ पे है। सोचने वाली बात क्या है, उन्होंने क्या किया, टोटल यदि इन्हों की बात को देखा जाए तो डेटर्स को लेकर के, तो हम क्या देखेंगे,
प्रॉफिट आंकलन को कुछ छोड़ेंगे। इसमें रिस्क कितना दिन का कहता है? गलत कहता है 40 दिन का, जहाँ पे इंक्रीज हो गया, जो कि क्या होना चाहिए, इंप्रूवमेंट होना चाहिए, वहाँ पे इंक्रीज होती नजर आई। अब आते हैं 40 करोड़ की बात को हम ध्यान रखते हैं, और 40 करोड़ में यहाँ पे देखा जाए तो 362 करोड़ में 40 करोड़ का पैसा लगा। क्या है? ये डेटर्स हैं, जो इनको बच्चे ने पैसा अभी तक नहीं दिया। इसके अलावा की बात करें, बच्चे ने पैसा नहीं दिया या फिर इनकी सब्सिडरी और इनके जहां से इनकी बिलिंग्स, जिसको बिलिंग करते हैं, उन्होंने पैसा नहीं दिया। अब सवाल उठता है, क्या इनके पास जो पैसा है ये 76 करोड़ नुकसान में था, उसमें से हम इंटरेस्ट पार्ट को कम कर देते हैं 78 करोड़। 78 करोड़ को कम करने के बाद भी हमारे पास क्या बनती है पता है? 2 करोड़ रुपया बनता है, केवल और केवल 2 करोड़ का डिफरेंस आती है। और 2 करोड़ यदि मार्केट में इनका प्रॉफिट बन रहा है, तो मार्केट में 40 करोड़ का मार्केट में पैसा फंसा, और इसके बेसिस पे 20 गुने की मार्केट में रिस्क बनी हुई है। इसके हिसाब से तो काफ़ी, करीब करीब 10% से 12% के आसपास इसके हिसाब से मार्केट में पैसे फंसे हैं। और इसके हिसाब से यदि मैं इसको माइनस भी कर देता हूँ, तो करीब 20 गुने की चांस के हिसाब से देखने को। अब आते हैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ते हुए, जहाँ पे हम ये समझें इसका हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम क्या कहता है। यहाँ पे देखने को ये मिलती है, जो प्रो जो सेल्स की पार्ट थी वहाँ पे पिछले 3 साल में अच्छी खासी तगड़ी उन्होंने कारोबार किया है। लेकिन प्रॉफिट की बारी जैसे आती है, तो प्रॉफिट के बारे में हिस्टोरिकल डेटा पिट जाती है। स्टॉक प्राइस सीजीआर पिछले 1 साल में 62% के उछाल के साथ कारोबार करता है, और रिटर्न इक्विटी में क्या करती है, पिट जाती है, क्योंकि इन्होंने ओवर बर्डन लेकर के कामकाज किया, काफी रिस्क लेकर कामकाज देखा किया। आइए इसी सिलसिले को यदि हम आगे तरफ देखें, तो यहाँ पे बीएससी के बारे में, बीएससी कहती है इस कंपनी को लेकर के, वेदांता को लेकर के, इनका नॉन कंप्लायंस डिटेल इन द कंप्लेंट ऑफिसर, इनका कंप्लायंस का इशू है। कंप्लायंस का क्या इशू है ये तो आप तो समझिए, क्योंकि यहाँ पे क्या कहती है, लगातार स्टॉक में जंप होती है, जहाँ पे ये भी देखा गया कि वॉल्यूम में लगातार अपर सर्किट को टच करती नजर आती है। अलॉटमेंट ऑफ ईएसओपी भी किया था, और लगातार क्या हो रही है, वॉल्यूम में तगड़ी सी जंप देखने को मिली। तो वॉल्यूम में जंप के पीछे देखा जाए तो क्या है, एक महीने की चार्ट के आंकलन देख लीजिए। देखिए जहाँ पे नॉमिनल, यदि हम एक एवरेज वॉल्यूम के आसपास की बात करें, तो ये नियरली ये निकल के आता है, ऑन एवरेज की बात ये निकल के आती है। तो मार्केट में जब वॉल्यूम इतनी तगड़ी आ रही है, तो तगड़ी के पीछे कारण क्या है, नई खरीदारी बन रही है। यहाँ भी नया खरीदारी बनती नजर आती है, और नए खरीदारी के बेसिस पे क्या हो रही है, मार्केट में सेंटिमेंटल बन रहा है कि मार्केट अभी ऊपरी के लिए जाने वाला। मतलब मार्केट क्या किया है, यहाँ पे डिमांड सप्लाई के बेसिस पे कामकाज करती नजर आती है, अगले पोटेंशियल को लेकर के। चलिए इसकी जो लॉन्ग पार्ट था उसको भी एक नज़र हम डालते हैं, और ये देखते हैं कि क्या इसके बारे में क्या है। तो बैलेंस शीट फिगर के बारे में इसमें क्या निकल, तो बैलेंस शीट की फिगर में निकल के ये आई, जो ऑब्वियसली कैश और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट था उसमें 66% की गिरावट आती है। और इतना ही नहीं, नेट जो एसेट्स पार्ट था उसमें 83% इंक्रीज करता है, और लायबिलिटी 114% से जंप करता है। मतलब इससे 50%, 50 नहीं, 50 थोड़ा सा कम मानिए, हो गया 30, नियरली 31% के आसपास की यहाँ पे उछाल एक्स्ट्रा देखने को मिली। लाइबिलिटी इन्होंने एक्स्ट्रा लिया है। अब लाइबिलिटी के बेसिस पे किया क्या है, लाइबिलिटी के बेसिस पे कारण ये इन्होंने अपनी बिजनेस को डेवलपमेंट के लिए किया है, क्योंकि इनका जो क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे बाकी सारी चीज को छोड़ के देखा जाए, तो तगड़ी देखने को बनती है। चाहे इनकी क्या देख लिए, चाहे इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के देख लीजिए, नेट प्रॉफिट का आकलन करके देख लीजिए, तो तगड़ी क्या बनाती है, एक प्रॉफिट का संकेत देता है फ्यूचर। आइए इसमें यह भी जाने आखिर इन्वेस्टर का मूड क्या कहता है, उसके बाद हम जानेंगे इसकी कुछ और एस्पेक्ट को लेकर के। जहाँ पे देखिए वॉल्यूम में हमने कहा कि वॉल्यूम में लगातार उछाल थी, उछाल चलती रहती है। अलॉटमेंट ऑफ किया था, प्रेस रिलीज की बात किया था, पब्लिकेशन की बात किया था,
कॉर्पोरेट एक्शन में तरफ कोई भी ऐसा अपडेट देखने को नजर नहीं आई है, लेकिन स्टैंडअलोन डेटा की तरफ से देखें तो कंपनी में जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी उसमें गिरावट दर्ज करती है और नेट प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट। ये मार्च तो क्वार्टर ऑफ क्वार्टर के बेसिस पे ये डेटा हमने देखा। इसके अलावा की बात करें तो कुछ और डेटा ये निकल के आती है, तो हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ, जहाँ शेयर होल्डिंग के बारे में कहती है करीब 64-65% के आसपास, सॉरी 55% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर और रेस्ट होल्डिंग बना है पब्लिक। 45% की होल्डिंग की क्या तादाद में क्या लोग हैं। तो यहाँ पे देखने को मिला कि करीब करीब 13 से 15 हज़ार के आसपास की भीड़ होगी, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि मार्केट में भी दोबारा कुछ चलती रहती है मार्केट में लगातार। ये जो डेटा होता है ये एक टाइम फ्रेम का डेटा है, आज का डेटा नहीं है जो आज की मार्केट में किसके पास कितना स्टॉक है। ये डेटा किसके पास होता है पता है? ये डेटा होगा CDSL के पास या NSDL के पास, जो डिपॉजिटरी सिस्टम है ना उनके पास डेटा होता है, तो आज के टाइम में किसके पास कितना शेयर गया है। इसके बाद देखा जाए तो इसको मान लेते हैं 12 से 15 हज़ार यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, शेयर होल्डर हैं। इसमें क्या कहती है, इसमें देखने को ये मिलती है आखिर प्रमोटर अपनी पोजीशन को बेच क्यों रही है, वो प्रमोटर अपनी पोजीशन को कम क्यों कर रही है, भले डायरेक्टली बेचे या किसी और मार्फत से फंड किसी और को पास शिफ्ट कर। यहाँ पे देखने को मिला कि 54% के आसपास होल्डिंग थी, कभी कभी खरीदती है कभी बेचती है। और FI की बात करें तो FI थोड़ा सा कम पोजीशन में है, DI कोई चर्चा करता नहीं है। और जो मेन है वो पब्लिक के पास करीब 43% के आसपास होल्डिंग बची है। उस 43% की होल्डिंग में कौन है, प्रमोटर्स में एक नज़र डालते हैं कौन है। कहती हैं कल थाड़ी सुब्रमण्यम करके है, मेन कंपनी के प्रमोटर्स वगैरह हैं। इसके अलावा की बात करें तो पब्लिक में कुछ कंपनीज का नाम निकल के आ जाएंगे, 3%, ऐसे कुछ और नाम निकल के जिनमें 2%, 3%, ऐसी होल्डिंग बन के रखी है, जिनके पास कुछ कभी किसी के पास अभी जो बना है, कभी किसी के पास पुराना बना। चलिए इसको भी हम जानने के प्रयासरत रहे, जहाँ पे आखिर में जो इंडिविजुअल्स पर्सन है जिन्होंने 2 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी तादाद यहाँ पे सबसे कम है, जो कि कम से कम यहाँ पे देखने को मिलती है कि 8% है, जो कि आम होंगे, एक आम और निवेशक होंगे। बाकी तो बड़े निवेशक के तौर पे या फिर उनके रिलेटेड बड़े बड़े होंगे जो किनके लिंक में होंगे, कंपनी के लिंक में होंगे, या बड़े स्टूडेंट होंगे, बड़े टीचर्स होंगे, या बड़े और कुछ हो सकते हैं। चलिए बिग बुल हो सकते हैं। सेंटिमेंटल के बारे में हमने देखा कि ESOP कर रही है कंपनी, फिलहाल कुछ प्रेस रिलीज की बात उन्होंने किया था 19 अगस्त का था, अभी कुछ इसका मैंने रखता नहीं है। अब आती है इसकी एक PPT की तरफ, इसके बाद हम जानेंगे बाकी सारे चीज़ को। PPT में कंपनी क्या कहती है, देखिए PPT में कंपनी अपनी डिक्लेरेशन देती है, और डिक्लेरेशन इस तरह से है जो कह रही है कंपनी कंपनी कह रही है कि इनका चेन्नई में ऑफिस था, और चेन्नई ऑफिस के बाद कहती है कि हमारे पास कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल की बात कर रही है, वो शायद करोड़ में कहती है, करीब टोटल रिवेन्यू एक 118 करोड़ का हुआ है, क्योंकि पहले पीरियड से काफ़ी अच्छा था। YOY में कहती है 72% जंप करती है, और QOQ में कहती है 15% के आसपास की जंप लगा। अदर इनकम भी देखने को मिल रहा है कि 7 करोड़ के आसपास था, यहाँ पे कोई भी ऐसा रिवेन्यू परसेंटेज की बात नहीं करते हैं। कॉर्पोरेट कॉस्ट की बात करते जो कि ये था, जहाँ पे उन्होंने परसेंटेज की बात किया नियर अबाउट या, और इन्होंने एडवर्टाइजिंग एंड बिजनेस प्रमोशन की बात करें जहाँ पे 56% का उन्होंने इंक्रीज किया है, और इससे पहले भी उन्होंने 20% का इंक्रीज QOQ के हिसाब से देखने को मिला। इसके अलावा की बात करें तो कुछ और चीज़ को देखें तो कहती है, हम उसमें खास कर देखेंगे फाइनेंस कॉस्ट को, तो फाइनेंस कॉस्ट में कोई परसेंटेज उन्होंने बात किया नहीं है, कुछ बेसिस पॉइंट की बात दिया नहीं है, टोटल एक्सपेंसेस की बात किया है। क्या बैलेंस फिगर भी कुछ तरह से देखता है। उन्होंने की फैक्टर की बात किया, हमारे पास टोटल इनकम 126 करोड़ के आसपास रहा है, तो ये कंपेयर टू द 70 करोड़ इन द ईयर जो कि Q1 के हिसाब से था। उसी चीज़ को उन्होंने अपने वर्ड्स में डिक्लेरेशन वर्ड्स में लिखा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 15 करोड़ 16 करोड़ के आसपास हमारे पास ये है, एडवर्टाइजिंग एंड बिजनेस प्रमोशन की बात करती है। सबसे ज़्यादा खर्च उन्होंने एडवर्टाइजिंग और बिजनेस प्रमोशन पे देखने को किया है। इसके अलावा की बात करूँ तो कुछ बैलेंस शीट की फिगर को कुछ लेके आए तो शायद बेटर हो सकता है। एक्सपेंडिंग फुटप्रिंट की बात करते हैं कि कहते हैं कि वेरांडा K12 ऑन द कंपनीज एज एक्सपेंडिंग विद द स्कूल
का नाम हो सकता है, वेदांता K-12 की बात करती नजर आती है। यहाँ पे एजुकेशन प्रोग्राम इन द ईस्टर्न इंडिया की बात करें, ईस्टर्न इंडिया में कामकाज करेगी। इसके अलावा कहते हैं कि एक्सपेंडिंग द सपोर्ट टू द स्कूल इन द ईस्टर्न इंडिया स्टार्टिंग विद द कलकत्ता इन द कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल एजुकेशन ग्रुप ऑफ द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड द असेसमेंट वेदांता K-12 असिस्ट स्कूल ऑन द लेगिंग ऑफ द कैम्ब्रिज एजुकेशन स्टैंडर्ड, और उसके हिसाब से कामकाज करेगी। पार्टनरशिप विद द पर्सन की बात करते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि पर्सन इज द लीडिंग लर्निंग कंपनी इज द स्ट्रेंथ इन द स्ट्रेंथ एलाइड्स विद द वेरांडा रेस वेरांडा लर्निंग enterprises renowned for the text preparation and the launch of the extensive and the hybrid test preparations and the program for the बुक्स एंड द। इतना ज़्यादा क्यों पढ़ना, छोड़िए इसको, छोड़ते आगे आगे बढ़ते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने अपनी सारी डिक्रेशन की बात करती है और उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन देती नजर आई। तो आज की लर्निंग में हमने ये पॉइंट आउट को समझा कंपनी के को लेकर के, और इसके बारे में हमने हर एक एस्पेक्ट को देखा, चार्ट को देखा। अब यहाँ चार्ट क्यों डेवलप हो रहा था, चार्ट की वजह कारण ये था, जब मार्केट में एक ब्रेकआउट वाली पॉइंट आती है तो ब्रेकआउट वाली पॉइंट से पीछे ही मार्केट में ये यहाँ पे एक मन बना रहा होगा मार्केट, तो अच्छा यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है, हम कुछ बड़े करेंगे, या फिर क्या हुआ, बड़े निवेशक यहाँ पे इंटर कर गए, जैसे हम लोअर के प्राइस के आसपास है, मार्केट ने ब्रेकआउट करती हुई फिर छलांग लगा दिया, और यही कारण रहा। चलिए आज के टाइम में आखिर ये कंपनी ने अपने निवेशकों को रिटर्न क्या दिया, तो देखने को ये मिली कि वेदांता लर्निंग सॉल्यूशंस ने एक महीने में रिटर्न की बात करूँ तो करते हैं 8% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में करीब 50% रिटर्न दिया है, एक साल में करीब 68%, और पिछले 5 सालों में करीब 90% का रिटर्न दे चुका है। इसके अलावा यदि सेंसेक्स BSE कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन आइटम को देखें तो ये भी कंपनी यहाँ पे देखने को मिलती है कि पिछले 2 सालों में ये 2% जंप करती है। अब लिस्टिंग क्या हुआ और इसकी क्या डिटेल है, ये तो शायद हो सकता है पहले इन्होंने NSE पे लिस्टिंग हो, बाद में BSE पे लिस्टिंग हो, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है क्या। यहाँ पे कहती है कि पिछले 10 सालों के डेटा निकलती है, यहाँ पे मैक्सिमम डेटा की बात भी करती है, जहाँ पे नियरली 70% के आसपास की लिस्टिंग की बात कब की करती है, ये 2022 में इसकी लिस्टिंग होती है। तो 2022 में लिस्टिंग होती है, नियरली 171 के आसपास से स्टार्ट होती है, 2022 से लेकर के पिछले 5 साल का डेटा ही सफिशिएंट है, इसीलिए यहाँ पे डेटा देखने को मिलती है। इन्होंने अपने पिछले ब्रेकआउट को जैसे तोड़ रही है ना, पिछले ब्रेकआउट को तोड़ने, यहाँ पे देखिए जब इसकी लोअर टू लोअर क्या था, इसकी लोअर टू लोअर के आसपास तक गुजरी थी प्राइस, और जब गुजरी तो मार्केट में कुछ लगा कि अच्छा यहाँ से कुछ बड़ी मोमेंटम किया जा सकता है। जब इसी बॉटम के पास आके खड़ी हुई, क्योंकि फंडामेंटल तो स्ट्रांग थे, मार्केट की डेवलपमेंट ठीक लग रही है, तो मार्केट ने क्या किया, इनको ये एक रैली की तरफ मार्केट ने उसको देखा और यहाँ से स्विंग वाली पोजीशन देखने को बनी है। तो आज की स्टॉक लैंडिंग में इस कंपनी को जाना, जहाँ पे वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम में काफी अच्छा खासा मात्रा में ट्रेड किया जाता है। एनालिसिस पार्ट को देखें तो गुड रिटर्न की बात करती है, ओवर द इंक्रीज की बात करती है, स्टॉक प्राइस इन द 5 टर्म के हिसाब से कामकाज करती नजर आती है, और एक सेक्टर की खास एजुकेशन सेक्टर लर्निंग सेक्टर की दिग्गज स्टॉक के अंदर आज इसका मार्केट कैप करीब 24 से 25 करोड़ के आसपास की बनती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग है दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में जाना, डिटेल्ड लर्निंग के साथ जाना वेदांता ई लर्निंग सॉल्यूशन कंपनी को लेकर के, लर्निंग सोल्यूशन को लेकर के, जो कि आपको एजुकेशन से लेकर के प्लेसमेंट और बाकी सारी भी काम काज कराती है। इनके ढेर सारे ब्रांड्स हैं जो कि काउंट करेंगे तो शायद थक जाएंगे, इसलिए इसको छोड़ते हैं। आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। बी केयर एंड बी अवेयर, बिकॉज आपका पैसा है, आपका रिस्क है, इस मार्केट में हमेशा सावधान, सुरक्षित और रहिए।